यूएस ने 50% टैरिफ किया, इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है। जो पूरे दुनिया भर में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, इसका इम्पैक्ट इमीडिएट दिख रहा है। जो वॉर लाइक सिचुएशन अलग अलग पॉकेट बने हुए हैं, उसका इम्पैक्ट इमीडिएट दिख रहा है। लेकिन जो आप उससे निपटने के जो उपाय हैं, उसका इम्पैक्ट इमीडिएट आपको नहीं दिखेगा। वो एक लॉन्ग टर्म उपाय होंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना हो, स्वदेशी को बढ़ाना हो, क्वालिटी को बेहतर करना हो, स्टेट की हालत को ठीक करना हो, तो एक टाइम लैग तो रहेगा। शुभ है, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि ये जो ट्रांजिशन फेज है उसको मैनेज कर पाना। लक्ष्मण जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को इसका तजुर्बा है। मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करता हूं कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म शुरू किया गया था 2017-18 से, उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं आया, उसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिले। सिमिलरली कैपेक्स में जो 1.7% था करीब उस वक्त, उसको बढ़ के अभी आज जैसे 3.3% ऑफ द जीडीपी में पहुंच गया है। वो काफ़ी लंबा, ऑलमोस्ट 10 साल का दायरा चला। लेकिन 10 साल में चलते चलते इंडिया को पिछले साल स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, सब ने जाके रेटिंग्स में रेज किया। तो 10 साल का एफर्ट लगा कि वो चीज़ों में इतने, जिसे कहते हैं, मूलभूत रिफॉर्म्स लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। सो इस गवर्नमेंट को ये हिस्ट्री पता है कि जो स्टेप्स आज लिए जाएंगे उसके रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखेंगे, उसके रिजल्ट आने में समय लगेगा। जो स्टेप्स पिछले 7 सालों में लिए गए हैं उसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो इसीलिए जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स देखने के लिए आई थिंक इस गवर्नमेंट को पता है कि इस तरीके से चलना होगा। बट मैं आपका ध्यान आकर्षण इसकी तरफ कर रहा हूं कि आप ये वॉर की बात कर रहे थे, लड़ाई की बात कर रहे थे, और ये इको सर्वे में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है दैट इट, एंड मैं कोट करता हूं कि इट इज क्वाइट पॉसिबल that the period between now and 2045 might resemble the interwar periods of the 20th century. Of course, numerous innovations occurred during the 1930s amidst the Great Depression and the onset of the war. The war itself contributed, but to survive such a turbulent period and to turn necessities into innovation requires not a defensive but a proactive or offensive policy framework. So the second part आ जाता है कि first of all ये एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है to compare आज का पीरियड to the interwar period of the 1920s and 30s in Europe. बिल्कुल उसी तरह से उधेड़बुन, उसी तरह का डिस्परेशन, उसी तरह के बहुत सारे आपदा जो गए थे दुनिया में, उसके तरफ इको सर्वे कह रहा है कि ये एक साल में ये चीज़ नहीं होगा। मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था विद द सीईए, और उसमें आप लोग यही जिक्र कर रहे थे कि ये जिसे कहते हैं बैक टू नॉर्मल, इसका गुंजाइश अभी बहुत जल्दी बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के चले जाने से भी नहीं होगा। तो अगर उस तरह का अगर सिचुएशन है तो उसमें इंडिया को क्या करना चाहिए? सो इंडिया कैन नॉट बी टेकिंग ऑन, जैसे आप लोग सारे बात कर रहे थे, विच इज़ वेरी राइट, कि यू कैन नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टर्न नेसेसिटीज इनटू इनोवेशंस, जो इको सर्वे कह रहा है। बट एक डिफेंसिव एटीट्यूड लेकर चलेंगे तो वो खतरनाक होगा। सो वी हैव टू टेक ए प्रोएक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, एंड दैट प्रोएक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क की तरफ, एक तरफ जो कहना है कि इंडिया हैज टू प्लान फॉर लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल कैपिटल बफर्स इन द कमिंग ईयर, कि एफडीआई एफपीआई के ऊपर सिर्फ डिपेंड ना करके क्रिएट अ पोजीशन जहां पे कैपिटल बफर्स, लॉन्ग टर्म बफर्स रहें, to be able to hold the economy as a sort of a against shocks which come from abroad. ये सारे बहुत ही डिफरेंट मानसिकता है भारत के पहले के आइडिया से। एक एग्जांपल है कि हम कुछ साल पहले एक बात चल रही थी कि वेदर शुड वी हैव अ सॉवरेन वेल्थ फंड, और उस वक्त बात बताया गया था कि नहीं, सॉवरेन वेल्थ फंड की बात हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो फ्लोज हैं वो शॉर्ट टर्म है, और उसके बेसिस पे आप सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं हो सकता है। ये लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल कैपिटल बफर्स इन द कमिंग ईयर इंडिया हैज टू प्लान फॉर, जो सर्वे कर रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि सॉवरेन उसी महीने से किया जाएगा। बट अभी जो फॉर इंस्टेंस यूएई के साथ जो डील हुआ, 3 घंटे के अंदर एक बहुत ही फास्ट क्विक एक डिस्कशन हुआ। इन सब चीज़ों का, या सऊदी अरेबिया के साथ जो डिस्कशन हो रहा है, मुझे लगता है कि हम जल्दी इनके रिजल्ट देखेंगे फॉर क्रिएटिंग इसी तरह के चीज़ों, इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स विच विल बी सॉर्ट ऑफ इंडिया के चारों तरफ रिंग फेंस करने के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट्स को रिंग फेंस करने के लिए, उसके पॉसिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए
वो स्टेप्स लिए जाएंगे। एंड आई थिंक दोज आर, जो आप कह रहे हैं कि दोज आर द वंस जो हमको काम में देगा। सो बजट को मैं ये नहीं सोचता हूँ कि बजट में पिछले अभी इस साल हम लोग कुछ जिसे कहते हैं इमीडिएट फिक्सिंग, कि यहाँ पे ज़रूरत है तो यहाँ पे हथौड़ा लगा दो, वहाँ पे स्क्रू लगाना है तो वहाँ पे लगा दो, यहाँ पे करना है, वो सब चीज़ें नहीं आएगा। एसेंशियली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पहले से चल रहा है वही चलेगा, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमें बोलने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हाइटन लेवल पे चलेगा। टैक्स रिलीफ बिल्कुल ही मैं सोच रहा हूँ कि मतलब आई एम एब्सोल्युटली श्योर नहीं कर रहा कि हूँ। टैक्स रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम इस साल। जीएसटी के वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वैसे ही बजट के दायरे से बाहर चले गए हैं। सो द बजट विल बी लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म पिक्चर एंड विल बी बोरिंग मैं इस पे बजट। शुभमन सर, मैं इस पे आऊंगा कि ये इकोनॉमिक सर्वे से क्या क्यों लिया जाए बजट को लेकर के। लेकिन शो के शुरू में ही हमारे पैनलिस्ट ने जैसा ही कहा था, शायद डीके सर ने भी कहा था कि जब पहला इससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा होगा कि एक बड़े जोर शोर से रिकमेंडेशन किया गया था डीरेगुलेशन को लेकर के। उसके बाद लगातार सरकार का फोकस डीरेगुलेशन पर रहा और काफ़ी हद तक ग्राउंड पर दिखने भी शुरू हो गए कई सारे नोटिफिकेशन, कई सारे एक्शन, कमेटी की रिपोर्ट, फिर उसको लागू कर पाना। तो ऐसा डीके जोशी सर, आप क्या देख रहे हैं इस आर्थिक सर्वे में जो आपको सबसे लो हैंगिंग फ्रूट दिख रहा है, जिस पर इमीडिएट काम करना शुरू कर देना चाहिए, या आपको लग रहा है कि कर देगी सरकार? देखिए, अभी इस समय जो एक कई सालों से एक्चुअली जो एक विषय रहा है प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का, उसमें कोई डिसाइसिव अपटर्न नहीं आ रहा है, तो उसको हेड ऑन टैकल करने की जरूरत है। उसमें दो तरह से किया जा सकता है। एक तो सरकार उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू कर सकती है, जो कि वो कर रही है, उसमें और करने की आवश्यकता है। और दूसरा तरीका उसको करने का है थ्रू इंसेंटिव्स, जो कि आपकी पीएलआई स्कीम में उन्होंने अनाउंस किया था। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो इंसेंटिव वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस चाइना की बहुत ज्यादा ऊपर है और वो उनसे कम्पीट करना मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा इंसेंटिव देके इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, और वो चल रहा है पीएलआई के थ्रू। उसमें सिर्फ एक बात में ये ध्यान देना पड़ेगा कि अभी तक जो डोमेस्टिक वैल्यू एडेड के नॉर्म्स हैं वो थोड़ा स्ट्रिंजेंट है कुछ सेक्टर्स के लिए, जैसे बैटरीज वगैरह के लिए। तो उनमें थोड़ा सा पहले स्केल पैदा करें, उसके बाद में फिर डोमेस्टिक वैल्यू एडेड के नॉर्म्स को लागू करें। तो आई थिंक इस तरह से कुछ मुझे लगता है इस बारी इस बजट में थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए थ्रू रिफॉर्म्स एंड थ्रू इंसेंटिव्स। तो ये एक मुझे लग रहा है कि ये इतना लो हैंगिंग तो नहीं है, पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कैपिटल डीपनिंग के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा चैलेंज रहता है। प्रोडक्टिविटी का रोल रहेगा, पर कैपिटल जो हमारा जो एक्सपीरियंस चाहे कोरिया का रहा, चाहे जापान का रहा, या फिर चाइना का रिसेंटली, उन सब कंट्रीज ने अपना इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 40% के करीब ले गए थे पीक में। हमारा अभी इस समय 30 के आसपास है। तो इसको बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।